नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। 16वीं लोकसभा के लिए वोटिंग का सिलसिला देश भर में शुरू हो चुका है। शुरुआती चरणों का मतदान जो है वो हो रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है और हम देख रहे हैं कि अब तक जहां जहां मतदान हुआ है बहुत उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि लोग वोट देने के लिए उत्साहित हैं और लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यह है कि क्या जो लोग वोट कर रहे हैं अच्छी तरह से जान समझकर वेल इन्फॉर्म्ड होकर वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या वोट देने से पहले वो तमाम मुद्दों पर अपने नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को जांच परख रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सवाल हमारे सामने है। इसलिए जब से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है हमने स्पेशल सीरीज शुरू की है, वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन। और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है परिचय करा दो। हमारे साथ नजमा हेपतुल्ला जी हैं। नजमा हेपतुल्ला जी बीजेपी की वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा जी आपका यहां आने के लिए। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। शुक्रिया राजीव जी आपका यहां आने के लिए। और हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं, सतर्क नागरिक संगठन जिसने देश भर में आरटीआई लगाकर तमाम जो एमपी लैड के इसमें जो अनियमितताएं हैं या फिर जो अच्छा काम भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाई है और अब वो वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार और जो आरटीआई को लगाकर काफी काम करती रहती है, विनीता देशमुख हमारे साथ जुड़ रही है। विनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले कि मैं इस बड़ी बहस को शुरू करूं एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरह से एमपी लैड का जो पैसा है उसमें दरअसल क्या खामियों की ओर इशारा कर रही है जो आरटीआई लगी और किस तरह की उसमें दिक्कतें आ रही हैं और ट्रांसपेरेंसी आखिर कहां नहीं है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की संसद, जहां लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 250 सांसद देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार इन सांसदों को जनता के विकास के लिए सांसद निधि देती है। हर साल 5 करोड़ रुपए सांसद निधि मिलती है। एमपी लैड यानी कि सांसद निधि के नाम से मिला पैसा जनता के हित में खर्च होना होता है, पर ऐसे बहुत से सांसद हैं जो ये पैसा खर्च ही नहीं करते। सवाल आखिर क्यों? जिस जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट दिया, देश की संसद में बैठने का हक दिया, उसी के विकास में लापरवाही क्यों? 1993 से शुरू हुई एमपी लैड स्कीम में 32,119 करोड़ रुपए सांसदों के लिए रिलीज किए गए। हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब हर घर से जितने भी सदस्य हैं सारे जाकर एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनके लिए काम करे। आरटीआई से देश भर के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया। आंकड़े साबित कर रहे हैं कि माननीयों ने जो पैसा खर्च किया वो जनता की भलाई में नहीं लगा। जनता से उसकी जरूरत भी नहीं पूछी गई। गरीब आदमी के पैसे को पानी की तरह बहाया। नाबार्ड की एक सलाहकार संस्था ने देश के 208 जिलों में सांसद निधि का ऑडिट कराया। छोटे सांसदों से लेकर देश के वरिष्ठ और बड़े सांसद भी विकास निधि के पैसे को खर्च करने में बहुत ही पीछे हैं। सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी एमपी लैड खर्च करने में अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। 56 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने आधे से भी कम सांसद निधि का पैसा खर्च किया। इसी के साथ 56 सांसद वो भी हैं जिन्होंने अपनी निधि विकास के लिए खर्च तो की पर उसका ब्यौरा नहीं रखा। हमारा पूरा अधिकार है कि हम घर से बाहर निकलें, ना कि रसोई तक या घरों तक सीमित रहें, पर अपने अधिकार को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करें और बाहर निकल के अपने सही प्रतिनिधि का चयन करें और अपने दायित्व का निर्वाह। गाइडलाइंस का उल्लंघन तो आम बात है। आरटीआई से ये भी पता चला है कि जहां सड़क की जरूरत थी वहां स्ट्रीट लाइट लगा दी गई, जहां बिजली चाहिए वहां पानी के फव्वारे लगा दिए गए। जिस जनता के विकास में पैसा खर्च करना है उससे उसकी जरूरत भी नहीं पूछी गई। सवाल आखिर क्यों? कुछ सांसद तो इस पैसे को अपना पैसा समझते हैं। हर वर्ष 5 करोड़ यानी कि 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं एक सांसद को, पर आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए देश का दूर दराज बैठा आम आदमी बड़ी उम्मीद से संसद की ओर देख रहा है, पर ये है कि मानते ही नहीं। देश के सांसद को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ताकि वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर वहां का विकास कर सके। लेकिन आरटीआई से जवाब ये पता चला है कि जो देश के बड़े बड़े सांसद हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दूसरे के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं, वो भी अपनी सांसद निधि नहीं खर्च करते। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब चुनाव आता है तो यही नेता एक एक वोट के लिए दूसरों के पास जाते हैं, लेकिन जब उसी जनता के हित की बात आती है, वो सांसद निधि खर्च करने की बात आती है, तो नेता उस पैसे को नहीं खर्च करते हैं। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली।
तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और नजमा जी, ये पूरी जो स्कीम थी, उस वक्त नजमा जी उप सभापति थी जब ये 1993 में एमपीलैड की स्कीम शुरू हुई। नजमा जी, आपको लगता है कि ये एक सफल स्कीम है? हर डेवलपमेंट की स्कीम अच्छी स्कीम होती है, पर सवाल यह है कि उस स्कीम का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एमपीज जो होते हैं, एमएलए के पास उनको डेवलपमेंट के पैसे मिला करते थे, तो इसलिए सरकार ने, जब एमपीज ने शिकायत की कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए छोटे मोटे काम के लिए दीजिए, तो ये उसी डेवलपमेंट मनी से उन्होंने ट्रांसफर करके एमपीज के इख्तियार में दे दिया। शुरू में इस पे बड़ी लोगों को गलतफहमी हुई कि एमपीज के हाथ में 1 करोड़ रुपया आ गया तो ऐसे ही मांगने लगे। तो हमने कहा हमारे हाथ में पैसा नहीं है, हमारे खाली हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं, गाइडलाइंस है उसकी। हमने तो एक रिपोर्ट बनाते थे हम के मैंने तो जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो वेबसाइट बनाई थी और हर एमपी से कहा था कि जहां जहां वो खर्चा करे उस अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको ओपन वेबसाइट पे डाल दे कि कहां उन्होंने किया है। आप बता रहे 1993, आज हम 2014 में हैं और जो एनसीपीआरआई ने जो काम किया, आरटीआई लगी, उससे साफ सामने आया कि 53 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा कहां कैसे खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे वक्त में तो वो वेबसाइट चलती थी, क्योंकि हम बराबर उसका निरीक्षण करते थे, देखते थे कि बराबर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद थोड़ी ढील पड़ गई। राजीव जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि हमने रिपोर्ट की बात करी और मैं अगर उन सांसदों के एक एक करके कुछ नाम गिनवाऊंगा, जरूर गिनवाऊंगा, लेकिन बड़ी बात यह कि इस तरह का क्यों हो रहा है? आखिर सांसद अगर एक चुनकर आता है और अगर उसको जो पैसा मिलता है वो पैसा ट्रांसपेरेंसी से खर्च हो, इसमें सांसद की कहीं ना कहीं भूमिका है। विशेष रूप से मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इससे निश्चित रूप से एमपीज पहुंच रख सकते हैं अपने उन मतदाताओं के पास जो मतदाता उनको वोट करते हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर सड़क और सैनिटेशन से लेकर के अन्य मदों पे वो खर्च कर सकते हैं इस पैसे को। और इससे निश्चित रूप से काम भी हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारी से बचने की वजह से योजना को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता या खराब नहीं बताया जा सकता। कौन से लोग हैं जो आज जो जिम्मेदारी से बच रहे हैं? किसकी तरफ आप इशारा करेंगे? नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो अपना वेबसाइट पे नहीं डाल रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपने एक सवाल उठाया। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के केंद्र सरकार तक, इन तीनों का अगर तालमेल ठीक होगा तब जाकर के कोई भी व्यवस्था ठीक चल पाएगी। अंजलि जी, 56 सांसदों ने 50% भी पैसा खर्च नहीं किया, 53 सांसदों ने खर्च का हिसाब नहीं दिया, तो क्या 100 से ज्यादा अगर सांसद ऐसे हैं तो क्या इसको सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी मान लेनी चाहिए? पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें एक बैकग्राउंड दे दूं। हर सांसद को जो हमारे देश के हैं पिछले 5 साल में 19 करोड़ रुपए मिले हैं इस निधि के तहत। तो अगर हम एक बैक ऑफ द एनवेलप भी कैलकुलेशन करें तो 15,500 करोड़ रुपए, और ये कोई छोटी राशि नहीं है। इससे बहुत सारा विकास हो सकता था, पर ग्राउंड पे जो रियलिटी है, पहली बात, लोगों को ज्यादातर देश में मालूम ही नहीं है कि ये निधि है तो कितनी है, किस चीज पे उनके सांसद ये पैसा खर्च कर सकते हैं। जिस गाइडलाइंस की बात हुई है उसमें कोई प्रचार नहीं रहा है, और किस चीज पे उन्होंने खर्च किया है इसके बारे में कोई जानकारी मतदाताओं को, जिनको हम कहते हैं हमारे नागरिक जो हैं, जिनके पास सूचना होनी चाहिए, उनके पास ऐसी सूचना नहीं हो। मैं विनीता जी के पास। विनीता जी, क्या आपको लगता है इसमें सीधे सीधे सांसद लोग दोषी हैं, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे? आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, ये जो सब एमपीज है वो बहुत ही कैजुअली लेते हैं, और मैं बताती हूँ कि जो प्रायोरिटी है इस फंड्स के अंदर वो है कि वाटर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, स्पोर्ट्स। लेकिन जो 2010-2011 एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसमें से सब जो एमपीज है सब स्टेट्स में उन्होंने 47% से लेकर 55% तक का फंड्स सिर्फ रास्ते पे ही खर्च किया है। वाटर या पब्लिक हेल्थ या फैमिली वेलफेयर उस पे सिर्फ 1%, 2%, 7%, और एजुकेशन में भी 5 to 7%। सिर्फ
स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला, ये जो सब है उन्होंने एजुकेशन पे 20% खर्चा किया है जी। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है मणिपुर और मिजोरम, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में यानी 20% खर्च किए हुए हैं। और विनीता जी, दूसरी बात बताती हूँ, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने जो सड़क और रास्ते का मुद्दा उठाया, राजीव जी इससे सहमत नहीं है, नजमा जी ने भी कुछ इसमें जोड़ना चाहती है। राजीव जी, वो कह रही है कि ज्यादा पैसा बाकी चीजों पे जो पब्लिक जन सुविधाएं उन पर नहीं होता। सड़क भी जरूरी है, प्राथमिक शिक्षा भी जरूरी है। जी, जी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये योजना दी थी, ये सोच समझ के दी थी, और जैसे नजमा जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि विकास का कोई भी कार्य हो उसकी नीयत ठीक होती है, गवर्नमेंट की नीयत ठीक है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो लोग बाग कर रहे हैं, जिनके हाथ में ये है, वो व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी कार्यशैली हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें प्रावधान है SC ST से लेकर के सबके लिए, कि आप करीब करीब अपने कुल बजट का 15% SCs के लिए खर्च करेंगे, जो वंचित वर्ग है, ST के लिए आप 7.5% खर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से जो गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस में समय समय पर संशोधन भी होता रहा है। पर गाइडलाइन की आपने बात की नजमा जी, गाइडलाइन का तो साफ तौर पे कैग की रिपोर्ट कहती है, कैग ने जब जांच की, नैबकॉन्स जो कि नाबार्ड की कंसल्टेंसी है, उसने जब सर्वे किया तो उसने कहा गाइडलाइन का भयंकर तरह से उल्लंघन हो रहा है, इस पूरी स्कीम में जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमको वहां से रिकमेंडेशन आती है MPs को, हम कलेक्टर को लिखते हैं कि एग्जामिन करो, कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजो हमें। जब वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं तो हम परमिशन देते हैं, जब हम परमिशन देते हैं तो वो कार्यक्रम वहां शुरू होता है, फिर फॉलो अप करना पड़ता है कि कार्यक्रम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने जो सांसदों की दिक्कतें बताई, हम उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि 10 राज्यों में, एक दो नहीं 10 राज्यों में जो निजी सांसद जो हैं, उन्होंने निजी संस्थाओं को, ट्रस्ट को ज्यादा भुगतान किया, और ऐसे भी ट्रस्ट सामने आए। अंजलि जी, आप इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। ऐसे भी ट्रस्ट सामने आए, संस्थाएं आई जो कि उन सांसदों की निजी या उनके परिवार के लोगों की जिसमें जुड़ी हुई थी, क्योंकि गाइडलाइंस में नहीं, गाइडलाइंस में ऐसा नहीं है, ये उल्लंघन है साफ तौर पर। मैं आपको यही कह रही हूँ कि छोटी छोटी स्कीम के लिए था, ट्रस्टों को देने के लिए नहीं था। पर अंजलि जी ऐसा, तो ये वायलेशन हो रही है, मैं तो खुद मान रही हूँ ट्रस्ट का भी प्रावधान किया, 25 लाख रुपए तक की रकम आप दे सकते हैं। लेकिन लेकिन अपने ट्रस्ट को जिसमें आपके पारिवारिक ब्लड रिलेशन नहीं हो, पर अंजलि जी इस तरह के उल्लंघन हो रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक मोटे रूप से जो एक बात निकल के आ रही है उस पे पहले चर्चा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो फंड्स हैं, जो निधि है, उसका कहीं पे भी अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ, कई जगह हुआ, बिल्कुल इसका अच्छा इस्तेमाल भी हुआ है। पर हम जो इसके अंदर दिक्कत है, और वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिक्कत है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और वो ये है कि आज भी क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी सही से नहीं अभी भी पारदर्शिता लाई गई है, उस कारण से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहे हैं कि नॉन प्रायोरिटी इश्यूज पे ये पैसा खर्च किया जा रहा है। हमने अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंफॉर्मेशन कैंप लगाया, वहां पे लोगों को बताया कि इस तरीके से जो उनके MLA थे, उनके MP थे, उन्होंने पैसे खर्च किए। वहां पे लोगों ने बताया कि पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पर जब देखा गया तो वो जो फंड्स थे 70% पैसे फाउंटेन्स पे खर्च किए गए, जहां लोगों को पीने का पानी लगाने के लिए खर्च हुए। लोगों की छोटी छोटी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए स्कीम है। तो अगर लोगों की कुछ उसमें भागीदारी की कोई तरीका ही नहीं होगा, कैसे होगा? तो लोगों के पूछे बगैर वो कैसे फंड सही से खर्च। विनीता जी, आप पूना में और बॉम्बे में, आप दोनों जगह पर सब जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में देख रही, क्या चुनाव के इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है, क्या जो आम मतदाता है, बॉम्बे का मतदाता, दिल्ली का मतदाता, बॉम्बे और पूना का मतदाता वेल इन्फॉर्म वोटर माना जाता है, पर क्या ये वेल इन्फॉर्म्ड वोटर भी वोट देने से पहले अपने सांसदों का ये पूछता है कि MP लैड में आपने कहां पैसा खर्च किया, उसकी जवाबदेही की बात होती है कि चुनाव में? हाँ, वैसे तो पुणे में बहुत ऐसा सोशल कॉन्शियस है। इस एक्ट में लिखा है कि एवरी मंथ वो जो सब प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अपडेट होना चाहिए। RTI के अंदर कमेंसमेंट से लेके फाइनलाइजेशन तक सब कुछ वेबसाइट में आना चाहिए। और ऐसा भी लिखा है कि जिधर जिधर वो फंड्स खर्च हुआ है उधर एक बड़ा प्लाक लिखना चाहिए, MP का नाम, कितना खर्च हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन हमको तो मालूम नहीं पुणे में कि कहाँ है वो फंड्स
कहाँ खर्च किया है, कौन से सिमेट्री में खर्च किया है। फिलहाल एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ ऐसे सांसदों के बारे में बताएं जिनका हिसाब कहीं मिल नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने पैसा खर्च किया होगा, लेकिन दरअसल सवाल यह है कि हिसाब मिल क्यों नहीं रहा। ये एक बड़ा बात है, इसमें मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सांसद निधि यानी एमपी लैड में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। विनीता जी, मैं आखिरी बात आपके पास आना चाहूंगा, आपको शुक्रिया अदा करने से पहले। ऐसे कई उदाहरण जो है सामने आए कि कहीं ये कहा गया कि स्कूल में क्लासरूम बनाए गए, लेकिन जब वो क्लासरूम कहीं मिले नहीं तो उसकी एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें लिखा गया कि मिसिंग क्लासरूम के नाम से एक पुलिस रिपोर्ट दिखाई गई। झारखंड में 8 लाख का सोलर वाटर पंप के लिए एडवांस दे दिया जाता है कंपनी को और वो कंपनी उसके बाद गायब हो जाती है। ये सब जो अनियमितताएं हैं, आपको कैसे लगता है कि रोकना चाहिए? एक जर्नलिस्ट होने के नाते आरटीआई पे लगातार आप काम करते हैं, कैसे रोका जा सकता है इसको? जर्नलिस्ट की तरफ से मैं ऐसे बोल रही हूं कि मीडिया ने अवेयरनेस करना चाहिए, मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए और मीडिया को हमेशा रेगुलर बीट देनी चाहिए एक रिपोर्टर को कि 5 बरस हर एक महीने में सब एमपीएस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या क्या काम किया। तो इतना बड़ा यदि पब्लिक अवेयरनेस हो और एमपी का एजुकेशन हो तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और अकाउंटेबल होगा। और मैं लास्ट बोलती हूं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नोटिस देना, लीगल नोटिस देना चाहिए, शो कॉज नोटिस, कि उन्होंने एवरी मंथ दे हैव टू पुट अप द एक्सपेंडिचर एंड द प्रपोजल ऑफ द एमपी फंड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत वैलिड बात उठाई और इसमें जाहिर तौर से पत्रकारों की और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं अंजलि जी आपसे एक बात, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर आप दोनों से जरूर ये कहूंगी, जो 53 सांसद जिनका कहीं पर रिकॉर्ड कहीं नहीं है, वेबसाइट पर भी नहीं है कि इनका पैसा कहां खर्च हुआ, इसमें कांग्रेस के 17 हैं, बीजेपी के 14 सांसद हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं राज्यसभा में, उनकी भी एक जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वो देखते रहें कि जहां पे वो रेकमेंड कर रहे हैं, और पैसा कम नहीं है, 15,500 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं, ये जो पैसा है उसको जिम्मेवारी से खर्च करने का एक जरूरी जो पहलू है वो ये है कि क्या जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में जिम्मेदारी से, पारदर्शिता से लोगों तक सूचना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। 17 लोग हैं राजीव जी कांग्रेस के, जिसमें बड़े बड़े नाम है, सुबोध कांत साहे साहब हैं, नमो नारायण मीणा साहब हैं, जतिन प्रसाद साहब हैं। आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? किसी भी एमपी के हाथ में ये नहीं है कि करेक्टर रोल में डीएम के वो एंट्री कर दे कि साहब इसने मेरे सांसद निधि को ठीक से खर्च नहीं किया या मैंने एलोकेट किया, इसने कार्यान्वयन नहीं किया उस कार्य का। तो निश्चित रूप से एमपी के हाथ में इतना नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दे। एक केंद्रीय मंत्री और आपकी समर्थन की सरकार जिस राज्य में हो वहां पर भी आपको लगता है केंद्रीय मंत्री की सुनवाई नहीं होगी? देखिए, राजनीति में अगर स्वस्थ परंपरा रहेगी तो आप किसी भी कार्य को किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं, चाहे वो आपका ध्रुव विरोधी क्यों ना हो। लेकिन द्वेष का और विद्वेष का कोई इलाज नहीं है। राजनीति में जिस दिन से विद्वेष और द्वेष घुस गए हैं तब से दिक्कतें हैं कि विकास के कार्य में अवरुद्ध होते हैं। इसकी वजह नजमा जी, जो 14 लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें कीर्ति आजाद साहब का नाम है। बिहार में अब आपका गठबंधन जरूर टूटा है, लेकिन कीर्ति आजाद साहब, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बात बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को कहें उनकी सुनवाई ना हो। लालकृष्ण आडवाणी जी हैं जो कि इतने कद्दावर नेता हैं और गुजरात में आपकी सरकार है। लालकृष्ण आडवाणी जी किसी डीएम को कहें, उसकी क्या मजाल है कि वो उनका डिटेल वेबसाइट पर ना डाले? मैं मानती हूं आपकी बात से, और इन्हीं ये जो कलेक्टर की आडवाणी जी और कीर्ति आजाद के ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है बैकग्राउंड, मगर मैं इतना कहूंगी कि हमने जब मैथ करो जब करोड़ों रुपए 15,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक कलेक्ट्रेट में आदमी हो जो रिस्पॉन्सिबल हो एमपी लैड्स के लिए, ताकि वो जवाब दे। वो कलेक्टर के ऊपर इतने काम होते हैं कि वो इसको अहमियत ही नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजलि जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आपके पास लौटता हूं। फिलहाल राजीव जी और नजमा जी, मैं आप दोनों का शुक्रिया कर दूं, और इसके पहले कि मैं आखिरी कमेंट अंजलि जी से लूं, ये हमने एमपी लैड की खासतौर से बात की, लेकिन साथ साथ हम जल्द से जल्द फटाफट नजर डाल लेते हैं आरटीआई को लेकर देश भर में क्या कुछ होता रहा, उसको लेकर हमारे संवाददाता समेट के लाए हैं आरटीआई इस हफ्ते में। कागजों में बन गई सड़क और आरटीआई के तहत दिया गया गलत जवाब। मामला उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ से है।
यहाँ पर 10 किलोमीटर करीब रोड बनने की स्वीकृति थी, लेकिन ये स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी। लेकिन इसके बाद जो ठेकेदार है उसने कागज पे दिखाया है कि 8 किलोमीटर की रोड बन चुकी है। जब मामले में आरटीआई लगी और गांव वालों का आरोप है कि रोड अभी तक सिर्फ 3.5 किलोमीटर की बनी है, और जबकि आरटीआई में ये बात भी सामने आई है कि जो सड़क की चौड़ाई है वो भी कम है, और जो कि पैमाना है जिस हिसाब से ठेकेदार को ठेका मिला है कि मोड़ पे जो चौड़ाई है वो भी कम है। और इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो पूरा ठेका है वो 2,74,00,000 रुपए का है, और अब तक ठेकेदार को 1,51,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। मामला 2006 से जुड़ा है। मीडिया कर्मी राजेंद्र कुमार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए लगभग 300 अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई लगा करके सूचना इकट्ठा की थी, और इसकी शिकायत तमाम आला अधिकारियों से की, लेकिन वो अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब वो अधिकारी इन्हें प्रताड़ित करने लगे, तरह तरह से परेशान करने लगे, तो इसकी भी शिकायत डीजीपी से की, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। प्रताड़ना से तंग आकर के राजेंद्र कुमार ने 15 अक्टूबर 2006 को दोपहर में जहर पी करके मंत्रालय के 4थी फ्लोर पर आत्महत्या कर ली। अब उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, और हाई कोर्ट ने लगभग 35 अधिकारियों को चालान जारी किया है। लेकिन यहाँ भी देखने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी कोर्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश में 16वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। नेता वायदों की झड़ी लगा रहे हैं, पर दिल्ली के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई डालकर एम्स में, यानी कि जो देश का प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान, उसमें आरटीआई डालकर यह जानना चाहा कि अगर आपको एम्स में एक्सरे कराना है तो कितना समय लगेगा। जो जानकारी है वो काफी चौंकाने वाली थी। अगर आपको एम्स, जो कि देश का प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान है, अगर आपको उसमें एक्सरे कराना है तो आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको सर्जरी करानी है तो आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आजादी के 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस देश का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बद से बदतर। वन विभाग के आदेश के बिना कट गए सैकड़ों पेड़। मामला झारखंड के झरिया से है, जहां पर नहर के निर्माण का काम चल रहा था और ठेकेदार ने सैकड़ों पेड़ों को काट दिया। गांव वालों ने आरटीआई लगाई। वहां के एक आरटीआई कार्यकर्ता सोनू कालिंदी हैं, जिन्होंने डीएफओ में इस पूरे मामले में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तो पता चला कि वन विभाग ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई परमिशन ठेकेदार को नहीं दिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद ठेकेदारों में खलबली मच गई है और वन विभाग ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश, वहां पर जो नियुक्ति का मामला था, प्रमोशन का मामला जो है वो पहले ही से शक के घेरे में है। आरटीआई से बहुत सारे मामले सामने आए हैं कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, लेकिन उस पर उप कुलपति और कुलपति महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच एक और मामला आरटीआई से सामने आया है। वहां पर प्रोफेसर जयंत सोनवलकर है, उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो पूरी तरीके से फर्जी है। जब इस मामले में पूछा गया सोनवलकर साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के एक आरटीआई आवेदक नरेंद्र शर्मा ने आरटीआई डालकर दिल्ली की, यानी कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसके अंबेडकर अस्पताल से जानना चाहा कि पिछले 3 सालों में, यानी कि 2011, 12 और 13 में कितने नवजात शिशुओं की मौत हुई। इसके साथ ही साथ उस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं और कितने फोटोथेरेपी मशीन है। जो आरटीआई से जो जानकारी सामने निकल कर आई उसमें यह था कि पिछले 3 सालों में 800 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, और जो फोटोथेरेपी मशीन है वो खराब है। वेंटिलेटर मशीन पिछले 1 साल से खराब है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरटीआई के जवाब में ये साफ लिखा कि जो 800 से ज्यादा जो बच्चे मरे हैं उनको किसी न किसी तरीके से बीमारी थी, यानी कि अस्पताल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और आज हमने जो बड़ा मुद्दा उठाया, एक बार फिर हम कह दें कि चुनाव के दौरान में हम पारदर्शिता की ज्यादा बात कर रहे हैं ताकि लोग जाने अपने सांसदों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में। इसीलिए हमने वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक नई सीरीज शुरू की है। एमपी लेट पे आज हमने बात की। अंजलि जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, आपने वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो बात की है, उसमें तब तक वोटर जो हमारे देश के हैं नहीं जान पाएंगे जब तक कि अलग अलग तरीके से उनकी लोकल भाषा में उनको ये सूचना नहीं पहुंचेगी। इसमें एक प्रयास हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग ने ऑर्डर जारी किए कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एमएलए की निधि होती है उसको एक बोर्ड पे लगा के एक पब्लिक प्लेस पे हिंदी में लोगों को सूचना मिले कि उन्होंने कैसे अपना फंड खर्च करा। काउंसलर्स के लिए इसी तरह से वार्ड लेवल पे मुझे लगता है कि एमपीज के जो फंड मिलता है उसको
धारा 4 सूचना के अधिकार कानून की जो है उसके तहत बहुत जरूरी है कि ये इसको मैंडेटरी बनाया जाए कि अलग अलग जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोर्ड्स लगाए जाएं, लोकल लैंग्वेज में लगाए जाएं। फिलहाल आज जानने का हक में इतना ही, इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल जो है जानने का हक के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डालकर हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है।